नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह, तमाम खास मेहमानों के साथ। नजर सबसे पहले आज के एजेंडे पर। राजनाथ सिंह के पाक दौरे से घबराए आतंकी हाफिज और सलाउद्दीन नाराज, नवाज को दिया अल्टीमेटम, अगर पाक आए राजनाथ तो होगा विरोध प्रदर्शन। सार्क बैठक में हिस्सा लेने 3 अगस्त को पाक जाएंगे राजनाथ। और संसद में उठा बुलंदशहर में हाईवे पर हुई मां बेटी की गैंगरेप का मुद्दा। मायावती ने मांगा सीएम अखिलेश का इस्तीफा। बड़ा सवाल, क्या वाकई चरमरा गया है यूपी में कानून का राज? चलिए, 2 खास मुद्दे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। आपको बता दें कि एक के बाद एक तमाम जो घटनाएं हो रही हैं उससे लगभग ये स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है कि सरकार के ऊपर इस समय आतंकियों का दबाव पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हाफिज सईद की तरफ से अब नया ऐलान किया गया है। राजनाथ सिंह सार्क सम्मेलन में शामिल होने के लिए 3 तारीख को पाकिस्तान जा रहे हैं और अब हाफिज सईद की तरफ से ये कहा गया है कि उनका सम्मान न किया जाए और अगर राजनाथ सिंह यहाँ आते हैं तो तमाम शहरों में जमात-उद-दावा की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा भी आपको बता दें कि कल जो घटना घटी है, सलाउद्दीन बागा बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया गया। सवाल ये कि आखिर में इतनी खुले तौर पर पाकिस्तान के अंदर ये तमाम आतंकी जो है रैलियां कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर में पाकिस्तान सरकार इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही और क्या इस समय पाकिस्तान की सरकार ये तमाम आतंकी चला रहे हैं? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं। उससे पहले क्या कुछ कहा गया भारत के गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से, वो सुन लेते हैं। हमारे होम मिनिस्टर पाकिस्तान जा रहे हैं, वो कोई बायलैटरल टॉक ले नहीं जा रहे हैं, वो एक मल्टीलैटरल टॉक है जिसमें सार्क देशों का गृह मंत्रियों का बैठक है और वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी का इश्यू आता है तो वो पाकिस्तान को उसको संभालना चाहिए। अगर कोई संगठन उस पर कोई धमकी देता है तो पाकिस्तान का ड्यूटी बनता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। टेररिज्म के खिलाफ सारा दुनिया को एक साथ मिल करके लड़ना चाहिए और पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा कार्रवाई करना चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भास्कर घोष जी मौजूद हैं, हमारे साथ नीता मिश्रा जी मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेख जी मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी, आपसे बातचीत शुरू करना चाहेंगे। एक व्यक्ति खुल करके इतने बड़े देश के गृह मंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, उसके ऊपर तमाम आरोप हैं, यूएस का इनामी आतंकी है, गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहा पाकिस्तान? साथ ही साथ सलाउद्दीन ने जिस तरीके से बाघा बॉर्डर के पास जो रैली का आयोजन किया, क्या मायने निकाले जाएं इस समय पाकिस्तान की सिचुएशन को लेकर के? अगर पाकिस्तान के पिछले कम से कम अगर हम शॉर्टेस्ट पीरियड भी ले लें तो पिछले 15 या 20 दिन की जो घटनाएं हैं और उन घटनाओं पे जो पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर सरकार नाम की जो दिखावे की भी थी वो नहीं है इस वक्त। आप ये देखें कि ब्लैक डे का मामला था, आप ये देखें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जो बयान आया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो कितने दिन बाद आया, कैसे आया, किस तरह से आया। मुझे लग रहा है कि रोज ब रोज जो हालात पैदा हो रहे हैं और खासतौर से लाहौर जो पूरे पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, सबसे पॉलिटिकली एक्टिव और लाहौर पाकिस्तान का जो पंजाब है उसकी राजधानी भी है, वो 18 किलोमीटर का रास्ता है लाहौर से बाघा बॉर्डर का और उसमें कम से कम 7 जो है उस रास्ते में चेक पोस्ट हैं कि वहां बताना पड़ता है आई कार्ड देकर के आप वहां बॉर्डर तक क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। जो रास्ता पहले खुला होता था वह चेक पोस्ट लग गई है जब से वहां एक बम धमाका हुआ है। 5000 लोगों की भीड़, ट्रकों टैंकरों के ऊपर बैठ करके लोग, उसमें जमाते इस्लामी का चीफ, उसमें सैयद सलाउद्दीन वहां उसमें चीफ था, ये तमाम सारे लोग बाघा बॉर्डर तक आए हैं। तो अगर आर्मी की परमिशन नहीं होती तो जो बाघा बॉर्डर जो लास्ट पॉइंट है जहां पे आपकी जो इमिग्रेशन की चेक पोस्ट बनी है, वहां से लेकर के 4 किलोमीटर दूर तक चेक पोस्ट बनी हुई है, वो वहां तक आते हैं बाघा बॉर्डर तक, जहां शाम को आप देखते हैं रोज रिट्रीट होती है। उनको वहां आने का मतलब यह है कि वो आर्मी ने परमिशन दी है उनको, वो पंजाब सरकार के अलावा आर्मी की परमिशन के बगैर वहां एक आदमी नहीं पहुंच सकता। और 5000 लोग बाघा बॉर्डर की चेक पोस्ट पे इमिग्रेशन के पास आकर के भारत के खिलाफ नारे,
राजनाथ सिंह के खिलाफ नारे, नरेंद्र मोदी के बारे में अशब्द बोलना, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हम दो दो हाथ करेंगे, ये लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई सरकार नाम की चीज नहीं है और पूरी तरीके से आतंकवादी और आर्मी टर्म डिक्टेट कर रहे हैं। अब दोनों में होड़ है कि कौन ज्यादा भारत के खिलाफ जहर उगले। तो अभी आतंकवादियों के तहत यह काम चल रहा है, मुझे लगता है उसके बाद फिर आर्मी का बयान जरूर आएगा, लेकिन नवाज शरीफ नाम की कोई सरकार पाकिस्तान में है, यह मुझे लगता है पूरी तरीके से एकदम व्हाइट वॉश हो चुका है। ठीक, उपेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, ये बहुत लंबे समय से पाकिस्तान के बारे में सारी दुनिया को पता है कि वहां पर जो भी सिविलियन हुकूमत होती है वो अकेली निर्णय लेने वाली नहीं होती है, बहुत सारे फैक्टर उसमें होते हैं, लेकिन एक आवरण, एक चादर अब तक ढकी रहती थी। अब ये पूरी तरीके से जो खुले तौर पर हो रहा है, लग रहा है कि पूरी तरीके से वहां पर जो सरकार है वो फेल हो चुकी है, पूरी तरीके से सरकार वहां की जो है वो आतंकी चला रहे हैं। क्या मायने निकाले और कितना बड़ा खतरा ये हिंदुस्तान के लिए है कि जहां पे पड़ोसी मुल्क के अंदर इस तरीके से जो है, जो तमाम आतंकी जो हैं वो इस तरीके से खुलेआम जो है मुजाहरा कर रहे हैं, खुलेआम जो है दूसरे देश के बारे में नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, एक पाखंड का आवरण तो ओढ़ रखा था पाकिस्तान सरकार ने, उसको नॉन स्टेट एक्टर्स कहते थे, ये जो आतंकवादी हैं या जो अपने को जिहादी कहते हैं उनको। तो अब है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट एक्टर्स दोनों अब एक साथ मिल गए हैं। तो ये जो नई इसकी जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी क्या कहिए, ये हताशा है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान जान रहा है कि हम नहीं भी बोलते, लोग मानता है कि हमें झूठी मानता, गलत मानता है। भारत जितने भी सबूत दे, इवन अमेरिका तक ने सबूत दिया बम्बई में जो हमला हुआ था उस पर, लेकिन सबको इनकार करता है। लेकिन जानता है कि हम पूरी तरह से एक्सपोज हो गए, पूरी तरह से नंगे हो गए। तो ये बेशर्मी का दौर चल रहा है, एक होता पाखंड का दौर, एक बेशर्मी का दौर। तो पाखंड के दौर से निकल करके पाकिस्तान है जो बेशर्मी के दौर में पहुंच गया है, और इसकी कोई चिंता नहीं है। अब वो कह सकता है कि भाई हम भी खिलाफ है, भारत जो कर रहा है, हमारे देश की जनता के खिलाफ है, हमारी आर्मी खिलाफ है, और भी खिलाफ है। तो ये जो पूरी तरह से भारत के खिलाफ, आप कहिए कि अमेरिका ने, पाकिस्तान ने एक तरह से हमला बोल दिया है। भले उस तरह से सेना ने हमला नहीं बोला है, लेकिन उसको छोड़कर इतना भी डिप्लोमेटिक हमला है, राजनीतिक हमला है, आप इसे कहें बेशर्मी का हमला है, वो सब कुछ उसने अपने आप को, जो एंटी इंडिया उसके अंदर का है, वो पूरी तरह से अब बाहर आ गया है। क्योंकि वो उसका वजह क्या मानते हैं इसका एक मतलब यह है कि पाकिस्तान के वजूद पर कहीं न कहीं खतरा पैदा हो गया है। ये पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है वो भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है। जब तक भारत विरोधी है पाकिस्तान, तब तक वो एग्जिस्टेंस में उसका अस्तित्व है, सर्वाइवल। तो हमें लग रहा है कि ये सर्वाइवल का जो संकट है, अस्तित्व का संकट है, उसके दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है। तो अस्तित्व रक्षा करने के लिए वो उसको जितना ज़्यादा अपने को भारत विरोधी दिखलाएगा, उतना ही वो अपने अस्तित्व को सार्थक पाएगा। उसको अपने अस्तित्व का एहसास होगा, सर्वाइवल का एहसास होगा, उसको एहसास होगा कि हम राष्ट्र के रूप में जिंदा हैं। और उस एहसास को करने के लिए पूरी तरह से भारत विरोधी हो गया है और बेशर्म विरोधी हो गया। आप भास्कर जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या वाकई में पाकिस्तान का अस्तित्व अब खतरे में पड़ रहा है, इस वजह से इस तरह की हरकतें वहां पर हो रही हैं, या इसके पीछे कुछ और कारण देख रहे हैं? देखिए, अब तक हम लोग जो पाकिस्तान का रवैया देखे हैं, वो ऑलवेज एक डबल गेम प्ले करते हैं। अभी ये लग रहा है कि ये जो हाफिज सईद और जमातुद्दौला ने उठाया है, और इसके पीछे पाकिस्तान मिलिट्री का समर्थन है, जो बहुत पुष्पेन जी बहुत साफ से कहा। लेकिन एक तरफ सरकार वेलकम कर रहे हैं, एक तरफ जो मिलिट्री पावर है उनको अपोज कर रहे हैं। ये फिर उनको एक डबल गेम है, ताकि दुनिया को ये ना लगे कि सरकार जो है वो बहुत डेमोक्रेटिक सरकार है, और जो भी कर रहा है वो पाकिस्तान मिलिटेंट्स और मिलिट्री कर रही है। लेकिन बात एक ही है, अगर आप ऐसा कोई दावा उठता है, ऐसा कोई चीज़ होते हैं, तो उसको अरेस्ट करके आप जेल में क्यों डाल नहीं रहे, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये जो डबल फेसेड पाकिस्तान का जो एक बॉर्डर लाइन डिप्लोमेसी जिसको हम कहते हैं, वो बॉर्डर लाइन डिप्लोमेसी का एक जो हम रूप हम देख रहे हैं। तो हम लोग इससे कुछ बहुत दिन पहले से वाकिफ़ हैं। तो लेकिन हमारे जो इंडियन पॉलिसीज़ है कि जहाँ मल्टीलैटरल टॉक हो रहा है, जो
हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मल्टीलैटरल टॉक, वहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब बेआबरू करने के लिए जो कुछ भी हम लोग का बोलना है वो हम बोलेंगे, हम उसको ये दबाव जारी रखेंगे और इसके बाद वो तय हो जाएगा। चलिए नीता जी, आपकी टिप्पणी इस विषय पर, पहली टिप्पणी जी। देखिए, जो पाकिस्तान का दुटप्पी चेहरा है, जैसा सबने कहा, वो पूरी तरह से अब एक्सपोज तो हो ही चुका है, लेकिन कभी कभी मुझे इस बात पे भी अब शक होने लगा है विपुल जी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो टेररिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो वहाँ की आर्मी ने खड़े किए थे, जो उनके जिनको लगातार आर्मी का समर्थन मिलता रहा, अब वो इतने एम्बिशियस हो गए हैं, चाहे कश्मीर को लेकर के कह लें, चाहे पाकिस्तान को ही लेकर के कह लें, या उसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, अफगानिस्तान या सीरिया या आईएसएस, इस सब को लेकर के मुझे लग रहा है वो इतने खुद एम्बिशियस हो गए हैं कि शायद अब वो पूरी तरह से उन्होंने अपने को असर्ट कर दिया है और वहां पर अब वो, मुझे लगता है कि सरकार तो दूर रही, वहां की सरकार के काबू में तो अब बिल्कुल भी ना सरकार ने कभी काबू करने की कोशिश करी, ना इनके कभी काबू में हो सकते थे वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है जिस तरह से वो फ्रीली वहां घूम रहे हैं, जिस तरह से आए दिन वहां प्रोटेस्ट हो रहा है, फ्लैग डे हो रहा है, ब्लैक डे हो रहा है, ये सब जो चीज हरकतें लगातार वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, तो अब सरकार नाम की चीज वहां बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। डेमोक्रेटिक मशीनरी सो कॉल्ड अगर थी उनके यहाँ, वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो चुकी है। और अचरज की ये भी बात है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज है, खासतौर से अमेरिका जैसे देश जो छोटी छोटी बात पर सैंक्शंस लगाने में माहिर हैं, तो क्यों यहाँ पर वो चुप है? क्यों नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटीज भी इसका वो लेते हैं, इसको ध्यान में लाते हैं, और क्यों नहीं कोई स्टेप्स लेते हैं? तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये केवल जहां तक भारत और पाकिस्तान की बात है, यहाँ तो जो इक्विलिब्रियम है वो तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो ही चुका है, लेकिन इसके जो फॉल आउट है वो बहुत ज्यादा दूर तक हो सकता है। पुष्पेंद्र जी, दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि जो मैंने उपेंद्र जी से पूछा कि इसकी वजह क्या मान रहे हैं आप, क्या इतना ज्यादा अनरेस्ट बढ़ गया इसलिए ये जो चादर ओढ़ रखी थी पाकिस्तान ने उतार दी? दूसरा, यहाँ पर अगर हम हिंदुस्तान में देखें, कोई भी मुद्दा होता है तो मीडिया और तमाम लोग उस मुद्दे को उठाते हैं, सरकार की भी काफी आलोचना होती है, पुलिस की आलोचना होती है। वहां के मीडिया में इसको लेके कोई चर्चा हो रही है क्या? खासतौर से जिस तरीके से हाफिज सईद हो, सलाउद्दीन हो, अब ये खुल करके सामने आने लगे हैं, या उनको ये जस्टिफाई वहां का मीडिया भी कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान के मीडिया में जितनी नुक्ताचीनी नवाज शरीफ की हो रही है, और उसमें भारत के और पाकिस्तान के बीच में पिछले 60 सालों में जो कुछ हुआ है, उसमें पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की क़यादत के बारे में तमाम इतनी नुक्ताचीनी कर रहा है कि उससे लगता है कि उनको इतिहास में जो गलतियां उन्होंने की हैं उसको वो बताना चाहते हैं। और आज भी वो बार बार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है, जब भारत से निकलता है तो भारत के मफाद क्या हैं, भारत के इंटरेस्ट क्या हैं, उसको ध्यान में लेकर निकलता है। ये उनके एक बड़े चैनल की डिबेट का एक हिस्सा है। और जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क से बाहर निकलता है तो वो अपने तिजारती मफाद को ध्यान में रख के निकलता है। तो उसको वो अपने जो लीक, जो पनामा लीक में उसके नाम है, उसको बचाने के लिए निकलता है। वो अपने खानदान के लोगों के नाम जहां जहां फंसे उसको बचाने के लिए निकलता है। लिहाजा भारत के अंदर अगर नरेंद्र मोदी कोई काम कर रहा है तो अपनी कौम के लिए काम कर रहा है, ये उन लोगों का मानना है। और पिछले कई दिनों से लगातार कश्मीर में जिस तरीके से हम एक बेवकूफी करते हैं, ये उनके एक टेलीविजन की डिबेट बता रहा हूं, वो ये कहते हैं कि कश्मीर की जिस आजादी की लड़ाई की आप बात कर रहे थे, आप अपने ही मुल्क को धोखा दे रहे हैं। एक तरफ आप आजादी की लड़ाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपने अपने पाकिस्तान में जो हाल कर रखा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, उसके बारे में भी लोगों को पता है। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे थे तो फिर आप वो लड़ाई लड़ते जो अब तक लड़ रहे थे भाई, लेकिन आपने ये लड़ाई पाकिस्तान के पैदा किए हुए नाजायज जो औलादे हैं आर्मी की, जिसका नाम है आतंकवादी, उनको सौंप दिया है। और भारत का इससे पक्ष मजबूत होता है। भारत कहता है ये आजादी की कोई लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान ये हमारे यहां आतंकवाद कर रहा है, और हर चौथे दिन वो एक आतंकवादी को पकड़ता है, हर चौथे दिन एक एनकाउंटर को करता है और पूरी दुनिया को दिखाता है। तो पूरी दुनिया पाकिस्तान को यह मानती है कि आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप कश्मीर के अवाम के हक की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ना सिर्फ अपने यहां लड़ रहे हैं ना पाकिस्तान के लड़ रहे हैं। तो इस किस्म की डिबेट वहां चल रही है। लेकिन हाफिज सईद का राजनाथ सिंह से जो गुस्सा है उसको समझने की 2-3 बातें मैं कहूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस यात्रा का इतना विरोध क्यों किया जा रहा है। जी।
आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह ने एक टेलीविजन के इंटरव्यू में यह कहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ अपने इंटरनल दबाव के बावजूद भी, राजनीतिक दबाव के बावजूद भी, अपने कैडर के दबाव के बावजूद भी पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम जिसमें आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और उनकी आईबी शामिल थी, उसको आने दिया हमने। और वहां आने दिया जिसके बारे में पूरा देश और पूरा मीडिया यह कह रहा था कि जो हमलावर हैं, आप उन्हीं से कह रहे हैं कि आप आइए और बताइए हमला कैसे हुआ। उस सब विरोध के बाद आया हुआ, और उसके बाद जब ये तय हो चुका था कि जेआईटी की टीम यहां आएगी और भारत की जो एनआईए है वो पाकिस्तान जाएगी, उस पे राजनाथ सिंह का बयान ये था कि अगर एनआईए को नहीं बुलाया गया तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिट्रेयल होगा, ये धोखा होगा और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक वो बयान याद रखिएगा। और अभी हाल के दिनों में कश्मीर के ऊपर जो भी कुछ हुआ है उसमें बुरहान वानी के बारे में बयान याद रखिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा। आपको याद होगा पार्लियामेंट की स्पीच में उन्होंने कहा कि इसका नाम है पाकिस्तान लेकिन काम है इसके नापाक। तो उस तरीके की तमाम बातें उन्होंने कही। हाफिज सईद के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादी खुलेआम भारत को चेतावनी दे रहे हैं। ये तमाम सारी बातें हैं, उसमें हाफिज सईद का नाम आया है। ऐसे में राजनाथ सिंह का 3 तारीख को वहां जाना, और आप एक बात और ध्यान रखें कि हम लोग इस डिबेट में ये कह चुके हैं कि राजनाथ सिंह एक सार्क की एक मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है जिसमें होम मिनिस्टर्स शामिल होने हैं, उसलिए जा रहे हैं और उनको जाना भी चाहिए, वो उनका इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है उसको। लेकिन पाकिस्तान में देखिए लोग, उनका मीडिया राजनाथ के खिलाफ है इस वक्त, उनके आतंकवादी राजनाथ के खिलाफ है इस वक्त। सिवाय चुप्पी अगर किसी ने साध रखी है तो कोई भी आदमी हुकूमत से नहीं बोल रहा है। सवाल यह है कि राजनाथ के इस दौरे को सार्क की एक मीटिंग से अलग हटके देख रहे हैं। उनको इस बात का गुस्सा है कि राजनाथ हमारी सरजमी पर कैसे कदम रख सकता है, जो बुरहान वानी को गाली दे रहा है, जो आतंकवादियों को गाली दे रहा है, जो हाफिज सईद के खिलाफ बोल रहा है, जो पाकिस्तान से कह रहा है कि बातचीत होनी है तो जम्मू कश्मीर के साथ जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उस पर बात होनी है। तो ये तमाम नाराजगी के उनके हिस्से हैं जिसकी वजह से बागडोर सौंप रखी है। जो बात एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि कहीं आपने दुनिया में देखा होगा कि खुद उनके मुल्क में सैयद सलाउद्दीन क्या कर रहा है, खुद उनके मुल्क में जो तंजीमें चल रही हैं वो क्या कर रही हैं। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं उसको समझिए कि लाहौर से बागा बॉर्डर के 18 किलोमीटर के रूट में जहां आर्मी की 5-5 पोस्ट लगी हो, वो तमाम लोग यहां पहुंच जाते हैं। तो पाकिस्तान ने, मुझे लगता है कि एक तरीके से आतंकवादियों के सामने समर्पण कर दिया है और आतंकवादी खुल के बागा बॉर्डर पे आके आपको चैलेंज कर रहे हैं। इससे पहले यह होता था कि हाफिज सईद को किसी ने पीओके में देखा, इससे पहले यह होता था कि हाफिज सईद कभी एलओसी पे नजर आया, वो दुपे छुपे करते थे। लेकिन सैयद सलाउद्दीन की क़यादत में तमाम उसमें छोटे बड़े आतंकवादी ट्रकों में भर के आपके बॉर्डर तक आए और पाकिस्तान हुकूमत ने इस पे कोई मजम्मत नहीं की है। वो बगैर किसकी परमिशन के वहां तक पहुंचे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या वजह, क्या आप मान रहे हैं, ये इसकी क्या वजह मान रहे हैं? ये जो अभी सवाल उठा था, अस्तित्व का खतरा है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है वहां पे भी आजादी के लिए लोग लड़ रहे हैं, ये वो तमाम फैक्टर हैं। वजह क्या है पाकिस्तान इतना खुल करके सपोर्ट कर रहा है? एक सबसे बड़ी वजह यह होती है विपुल, जब ऐसे मामलात में आपने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रखा हो, बहुत बड़ा भूत क्रिएट कर रखा हो, आपने माहौल ये बना रखा हो कि हम जान दे देंगे, 1000 साल तक लड़ेंगे, कश्मीर हमारी शराय रक्षा, ये तमाम जो डायलॉग बोले उन्होंने, अब वो धीरे धीरे एक एक जो उनके डायलॉग थे पिछले 65 साल के, वो उनके अवाम के सामने भी एक्सपोज हो रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि कश्मीर पे पाकिस्तान अगर हारता है, कश्मीर को हार जाता है, कश्मीर पे डिप्लोमेटिक पाकिस्तान की डिफीट हो चुकी है। सिर्फ अगली ज्योग्राफी के एंगल से देखें, भौतिकता के एंगल से देखें तो पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर होगी। जो आडंबर खड़ा किया था कि हमने पूरी फौज जो है भारत को हराने के लिए बनाई है, वो फौज 4 बार हार चुकी है। आपका आतंकवाद फेल हो रहा है, आपके घर में आतंकवाद हो रहा है, आप जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे उससे भारत बड़ा, जिसको कह सकते हैं डिसाइसिवली इस समय एक्ट कर रहा है। ऐसे में अगर उन्होंने सारी ताकत नहीं लगाई तो पाकिस्तान में सिविल वॉर खास तौर से होगी और उसमें कई बड़े नेता मारे जा सकते हैं। ये इस चक्कर में लगते हैं कि लाखों सारी कोशिश लगा दो ताकि अवाम को ये लगे कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन भारत को कश्मीर नहीं लेने देंगे। उपेंद्र जी, एक दिन बाकी रह गया, आज 1 तारीख हो गई है, 3 तारीख को गृह मंत्री को वहां जाना है। कितना महत्वपूर्ण ये दौरा आप मान रहे हैं? इससे पहले भी हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके के रिएक्शन, चाहे वो वहां के मीडिया के
वहाँ हाफिज सईद के तमाम लोगों के आ रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं आप इस दौरे को, और क्या कुछ निकल के कुछ आएगा इस दौरे में? देखिए, भारत के लिए तो भारत के लिहाज से देखा जाए तो एक रूटीन दौरा है। इस दौरे में बहुत कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सार्क है जो दक्षिण एशिया सहयोग के लिए ग्रुप बना है दक्षिण एशिया के देशों का, तो उसका गृह मंत्रियों की बैठक हो रही है, तो भारत के गृह मंत्री को वहाँ जाना ही चाहिए, सभी देशों के गृह मंत्री वहाँ इकट्ठे होंगे। यह एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है, फिर भारत का जो कमिटमेंट है सार्क के प्रति वो है, और इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं होने वाली, ऐसा कोई फैसला नहीं होने वाला है जिससे कोई तूफान मचेगा। तो ये रूटीन बैठक है। आतंकवाद पर जब बात होगी तो आपको लगता है कि अफगानिस्तान हो या बाकी देश हो और अगर बांग्लादेश हो, ये जो तमाम मुस्लिम देश हैं, अगर क्या पाकिस्तान की मजम्मत करेंगे, पाकिस्तान की जो जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान, उसकी अगर करते हैं या कोई स्टेटमेंट ऐसा होता है? उससे ट्रेड टॉक नहीं है, वो जो ट्रेड टॉक होता है तो उसमें अपने इंटरेस्ट की बात, उसके इंटरेस्ट की बात होती है। इसमें हाँ ये है कि ओवरऑल जो सिक्योरिटी पोजीशन है साउथ एशिया का, उसकी चर्चा होगी कि भाई इस तरह से रखे जाए, तो वो सब जो भी चर्चा हो, लेकिन उस चर्चा का कोई बहुत ज़्यादा इंडिया के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्व, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से लग रहा है कि बहुत बड़ा महत्व है। ये मैं दूसरी बात जो कह रहा हूँ कि इंडिया के लिए रूटीन दौरा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए रूटीन दौरा नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान में प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है, जिसे लगता है कि उसका जो अपना कंट्राडिक्शंस है, पाकिस्तान का जो विरोधाभास है वो उभर रहा है, इससे पाकिस्तान की समस्या बढ़ रही है। भारत को तो कोई दिक्कत नहीं है, भारत का तो गृह मंत्री जाएंगे, वहाँ भी बहुपक्षीय बातचीत होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी उसमें हिस्सा लेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और इस संदेश के साथ वहाँ जाएंगे कि दक्षिण का जो हमारा सहयोग संगठन है वह और मजबूत हो और ज़्यादा फलीभूत हो। तो यही एक पूरे पॉजिटिव आउटलुक होगा। लेकिन पाकिस्तान में जो प्रतिक्रिया हो रही है, इससे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए ये असहज है, और हमें लगता है कि वहाँ जो अलग अलग जो एक्टर्स हैं पाकिस्तान के, उसमें कुछ दरार हो रही है। तो ये पाकिस्तान के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तो आपको लग रहा है पाकिस्तान के कि लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि भारत के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली ही कहिए, डायरेक्टली ये मैं इसे भारत के लिए एक रूटीन दौरा मानता हूँ। लेकिन जिस तरह से वहाँ हो रहा है, अगर मान लें वहाँ कुछ हो जाता है, कुछ विरोध होता है, डिमोन्स्ट्रेशन होता है, हालांकि इसकी संभावना कम है, इतना तो कम से कम जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की सेना है, इतना तो मेंटेन करेगा ही डिकोरम, कि कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो या कोई उस तरह का न हो। लेकिन जो कुछ भी होगा उसके कंट्राडिक्शन होंगे तो उससे नुकसान पाकिस्तान का ही होगा। पाकिस्तान में जो दरार आ रही है अलग अलग देश, उसके जो एक्टर्स हैं आर्मी में, ISI में जिहादियों के बीच में, तो ये उस पर असर पड़ेगा। अब देखिए क्या पड़ता है असर, किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो लोग और क्या होता है। लेकिन भारत के लिहाज से बहुत से उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वो पाकिस्तान को देखेगा कि पाकिस्तान में क्या उसकी प्रतिक्रिया होती है, पाकिस्तान में क्या उसका रिजल्ट होता है, आपस में जो लड़ते झगड़ते हैं फिर वो क्या करते हैं। चलिए एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ नेताजी भास्कर घोष जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर में ये सार्क सम्मेलन जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। क्या वाकई में सामान्य रूप से बातचीत होकर के आएगी आपको, या फिर इन लोगों को लग रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें रहेंगी, क्योंकि 1000 पन्ने का डॉजियर भी अमेरिका से आया है, क्या उसका भी जिक्र होगा बातचीत के दौरान या मीडिया में? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नीता जी, ब्रेक के पहले जो बातचीत हो रही थी, ये कैसे देख रही हैं आप इस दौरे को? इसकी इंपॉर्टेंस कई मायने में महत्वपूर्ण है, खासतौर से जो टाइमिंग है इस दौरे की वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है सार्क सम्मेलन को लेकर के। हाल फिलहाल में 1000 पन्ने का दस्तावेज भी सौंपे गए हैं सबूत के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ। इन तमाम पहलुओं में बातचीत होगी। आपको लगता है कि सिर्फ एक दिन का, चूंकि दौरा भी लंबा नहीं है, तो ये सिर्फ सार्क समिट में हिस्सा लेकर के वापस आ जाएंगे गृह? देखिए, डेफिनेटली अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ी संवेदनशील तो है ही है, क्योंकि अभी हाल में ही कश्मीर में बुरहान वानी को मारा गया और जिस तरह से उसके बाद एक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो थोड़ी संवेदनशील तो है। लेकिन सार्क सम्मेलन का आप वो तो देखिए, सार्क क्या है, रीजनल कोऑपरेशन, तो आखिर कहीं ना कहीं इसका महत्व तो है ही।
और इसमें केवल ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं, ये तो मल्टीलैटरल वो है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इसका महत्व अपनी जगह है और इसमें भारत देश को जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, जाना चाहिए। और टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि भारत को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और वहां पर पाकिस्तान टेररिज्म की बात हर हालत में हमारे जो गृह मंत्री हैं उनको उठानी चाहिए। ठीक। तो ये यहाँ पर सार्क एक कोई कहने को ये कई वर्ष हो गए, लेकिन आज की जो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं उसमें मुझे लगता है खास तौर से चूंकि पाकिस्तान में हो रही है इसलिए आज इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि और भी जितने देश आएंगे उन सब के लिए देखिए जो टेररिज्म है वो आज अगर हम कहते हैं कि इंडिया तक पहुंच गया तो बाकी जो देश हैं वहां तक भी पहुंचने में बहुत समय नहीं लगने वाला। बांग्लादेश में आ गया है और भी आप देख सकते हैं कंट्रीज हैं जहां जहां ये पहुंच आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, अफगानिस्तान, हर तो जगह मुझे लगता है कि ये सबके लिए जितने भी वहाँ पे मेंबर कंट्रीज हैं सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गंभीर मुद्दा इस समय है और ये अवश्य वहाँ पे टेकअप करा जाएगा। वो साहब क्या लग रहा है आपको, आप वो सत्ता पक्ष से हैं, क्या स्टैंड होना चाहिए और क्या कोई स्टैंड होना भी चाहिए, क्योंकि मल्टीलेटरल टॉक है उसमें होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? नॉर्मल मीटिंग्स रहेंगी या उसके अलावा भी वहाँ जा करके कोई स्टेटमेंट ऐसा देंगे कि एटलीस्ट पाकिस्तान को ये समझ में आए कि जो कुछ कर रहा है वो कश्मीर के अंदर वो सही नहीं है? पहले बात तो ये नॉर्मल मीटिंग नहीं है, भारत के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये सारे जो 8 सार्क कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, इसमें एक चीज कॉमन है कि ये सारे कंट्रीज में जितना भी टेररिस्ट एक्टिविटी होता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, ये सारे टेररिस्ट एक्टिविटी का जड़ और टेररिस्ट एक्टिविटी का जो शुरुआत, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एक ही कंट्री से होता है। और ये एक बहुत मेरा ख्याल से सबसे बड़ा मौका है कि जिस कंट्री से ये सारे टेररिस्ट का प्लानिंग होता है, यानी ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ ऑल टेररिज्म इन वर्ल्ड एज वेल एज इन सार्क कंट्रीज, उसी कंट्री में सार्क बैठ रहा है। तो मेरा ख्याल से इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि इस बार जो सार्क जो सम्मेलन होने जा रहा है इसका महत्व और इसका इफेक्ट अगर ठीक से इसको हैंडल किया जाए और भारत की तरफ से और अमेरिका की तरफ से डोजियर दिया गया है, ये आइसिंग ऑन द केक का काम करेगा ये, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान रहेगा, एक तरफ दूसरे 7 सार्क कंट्रीज रहेंगे। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान सार्क में रहते हुए भी सार्क का कोई कंडीशंस, कोई नीति वो मान नहीं रहा है। ये पाकिस्तान के ऊपर सबके भारत इज वर्किंग एज एन बिग ब्रदर देयर, एक बड़े भाई होने के नाते भारत सबको साथ लेकर जो दबाव पाकिस्तान के ऊपर बना सकता है, पाकिस्तान का अपने मुल्क पे वो जो मुरी और इस्लामाबाद में जो होने वाला है, इसी के लिए हफीज सईद डर गए हैं। आज जो हफीज सईद कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह को आने नहीं देना चाहिए, इसका कारण ये है कि जानता है कि आज भारत का जो इंटरनेशनल स्टेटस जो है, भारत का इंटरनेशनली जो इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, आज अगर भारत सामने आकर बोले तो सारे सार्क कंट्री भारत के पीछे होंगे। 1, 2 इंडिया का ये जो सारे सार्क कंट्री में टेररिज्म को निभाने के लिए, टेररिज्म को अपोज करने के लिए भारत का बहुत महत्वपूर्ण एक ये है। आप श्रीलंका में देखिए, IPKF ने कांग्रेस के दौरान IPKF को डिप्यूट किया गया था। वो तो भारत जो चाह रहे कि सार्क कंट्री में अपना एक तनाव कम रहे और पाकिस्तान जो चाह रही है कि ये तनाव बढ़े, तो उनके लिए जो फायदेमंद है ये तनाव बढ़ाने का काम भारत के लिए वही सबसे बड़ा मुद्दे बन जाएंगे जब भारत उन्हीं के घर पे, उन्हीं के जगह पे, उन्हीं के कैंप पे, जमीन पे ये ऐलान करे कि बहुत हो गया, अभी आज ये बंद करने का टाइम आ गया। ऐलान हो सकता है, ऐलान नहीं, यस ऐलान हो सकता है। इसीलिए राजनाथ सिंह जी वहां पे जा रहे हैं, वहां सिर्फ डिस्कशन के लिए नहीं जा रहे हैं। आज जो ऐलान मोदी जी सारा विश्व में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, अमेरिका से लेकर, न्यूजीलैंड से लेकर के अफ्रीकन कंट्रीज में भी कर रहे हैं, वो राजनाथ सिंह जी जा करके भारत की तरफ से वो ऐलान पाकिस्तान के सरजमीन में करना चाहते हैं। ठीक, पुष्पेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे उपेंद्र जी कह रहे थे कि भारत के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये दौरा, मल्टीलेटरल टॉक है, पर चूंकि ये जो होम मिनिस्टर्स के मिलने का जब कार्यक्रम बना था, ये हुआ था सार्क के सभी गृह मंत्री को मिलना चाहिए, तो उसमें आतंकवाद, सुरक्षा, सिक्योरिटी, इन तमाम पहलुओं को लेकर के ये फैसला लिया गया। तो
ऐसे मौके पे जब तमाम होम मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, ऐसे में कश्मीर का जिक्र ना हो, ऐसे में हाफिज सईद का जिक्र ना हो, ये कैसे पॉसिबल होगा? क्या आपको लगता है कि नॉर्मल मल्टीलेटरल बातचीत होकर के खत्म हो जाएगा, या आपको लग रहा है, जैसा कि अभी घोष साहब कह रहे थे, कि ये मुद्दे उठेंगे और भारत अपना पक्ष मजबूती से रखेगा? देखिए, एक तो चीज़ ये होती है कि जब इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो उसमें पहले से चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होती हैं, लेकिन ये भी बात सबको पता है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी तमाम बातें होती हैं। ये महज इत्तफाक है कि ये कोई मीटिंग 4 दिन पहले 10 दिन पहले तय नहीं हुई है होम मिनिस्टर्स की, और होम मिनिस्टर्स की मीटिंग के अंदर सुरक्षा की बात होगी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात होगी, इस खित्ते में आतंकवाद की बात होगी, ISIS के बढ़ते हुए खतरे की बात होगी। तो बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, ये इसी खित्ते का हिस्सा है, वो अपनी बात कहेगा, अफगानिस्तान अपनी बात कहेगा, भारत अपनी बात कहेगा। तो अगर 8 देश हैं इसमें, अगर आप देखें तो 3 देश जो सीधे तौर पे विक्टिम है। एक देश के राष्ट्रपति ने आरोप सीधे तौर पे लगाया है पाकिस्तान के ऊपर, और भारत पाकिस्तान के ऊपर सन 1948 से आरोप भी लगा रहा है, और कई जिंदा डोजियर भी देता है, और पकड़ भी लेता है, बताता भी है, और अगर वो डोजियर मांगते भी हैं। लेकिन एक जो बात मैं मानता हूं कि हम ये गलतफहमी में न रहें कि हम ये जो मीटिंग हो रही है हमारे लिए महत्व नहीं है। आपके लिए महत्व इसलिए नहीं हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि हम रूटीन में जा रहे हैं, लेकिन जो आपके सामने हालात बने हैं उसने आपके हाथ बहुत मजबूत कर दिए हैं। और पाकिस्तान की सरजमी पे खड़े होकर के जो अभी आपने एक आदमी को पकड़ा है, बहादुर अली को, वो आपने कोई इसलिए नहीं पकड़ा कि वो रेगिस्तान में रास्ता भूल गया था और यहां आ गया था। आप ये देखें कि उसी वक्त में अमेरिका से 1000 पेज का डोजियर आया है, और वो डोजियर दिया गया है पठानकोट में जैश ए मोहम्मद के इन्वॉल्वमेंट का, और उससे 10 दिन पहले ये खबर पाकिस्तान के अखबारों में छपी और भारत में उसको ट्रांसलेट किया गया कि किस तरीके से ये अफवाह उड़ाई गई पाकिस्तान पे। और भारत का कुछ एक बड़ा मूर्खों का मीडिया जो है, जिनको लगता है कि वो अकले कुल हैं, उन्होंने कह दिया कि जैश ए मोहम्मद पे कार्रवाई हो गई है, अजहर मसूद को पकड़ लिया गया है, नजरबंद कर दिया गया है। एक साहब ने कहा तहवील में ले लिया गया है, तो तहवील का मतलब समझ में नहीं आया लोगों के, तो वो भी पाकिस्तान से यहां आ गया। तो आप बता दीजिए तहवील का मतलब होता है? ऐसे में तहवील का मतलब होता है उसे आपने जुडिशियल कस्टडी में ले लिया है, तहवील में लेने का मतलब होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तमाम सारी खबरें पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आपने आगे चलाया, और जब उस प्रोपेगेंडा ने पाकिस्तान के कुछ दिन बाद खबर आ गई नहीं किया, तो आप कह रहे नहीं किया। तो ऐसे हालात में अमेरिका का 1000 पेज का डोजियर, भारत का पठानकोट का मामला, भारत के अंदर बुरहान वानी का मरना, उस पे ब्लैक डे मनाना, और पाकिस्तान ने जिस तरीके की बात प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कश्मीर होगा पाकिस्तान, जो जबानी जंग हुई है, उसके बाद भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि यौमे क़यामत तक आपका यह सपना पूरा नहीं होगा। इस सिनारियों में राजनाथ सिंह जब वहां जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सरकार के सामने एक बड़ा संकट यह है कि वो अपने इन एलिमेंट को पूरी छूट दे करके, वो जो गुस्सा है, जो गुबार है, उसको बाहर लाना चाहती है। और आप एक और बात देखें कि पाकिस्तान के अंदर राजनाथ सिंह को लेकर के कोई बड़ा मार्च नहीं हो रहा, आम आदमी साथ में नहीं है, अवाम साथ में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इन आतंकवादियों के माध्यम से पाकिस्तान की जनता को शामिल करके यह मैसेज देना चाहती है कि राजनाथ सिंह का ऐसे वक्त में आना हमें पसंद नहीं है, ताकि वो मुजाहरा भी कर ले, बात भी रह जाए, गुस्सा भी दुनिया को दिख जाए, और पाकिस्तान में मैसेज भी हो जाए कि देखिए साहब, हमने भारत को बोलने नहीं दिया। लेकिन क्या जो मीडिया यहां से इतनी बड़ी तादाद में जा रहा है, क्या पाकिस्तान का मीडिया कश्मीर के बारे में सवाल नहीं पूछेगा? वो जवाब नहीं देंगे उस पे? क्या आपको लगता है वहां जाके कुछ और जवाब देंगे? उनको वही तमाम बातें कहनी है जो वो कहें। इस सब का रिएक्शन मीडिया में होगा तो सार की जो कॉन्फ्रेंस है वो 8वें पन्ने पे चली जाएगी। यही मुझे भी लग रहा है। उपेंद्र जी, आखिरी टिप्पणी आपकी तरफ से, उसका दूसरे विषय पर जाते हैं। देखिए, इसमें सबसे जो पुष्पेंद्र जी हुए या घोष जी हुए, ये लोग एक बहुत बड़ी बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। वो है कि भारत का कश्मीर पर क्या स्टैंड है। भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि कश्मीर किसी मल्टीलेटरल बातचीत का हिस्सा बने। नहीं, लेकिन आतंकवाद तो बात का हिस्सा बनेगा। नहीं, जब आप बुरहान वानी की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के बीच में भारत कह चुका है कि हमारे और आपके बीच की बात, अगर पाकिस्तान मैं नहीं जानता, आपका मतलब क्या है?
मल्टीनेशनल का मतलब मल्टीनेशनल मतलब कि नहीं कर सकता। भारत का स्टैंड रहा कि कश्मीर है जो भारत पाकिस्तान कश्मीर के में- बीच वो है। मीटिंग में थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, एजेंडा थोड़ी नहीं है, 7 लोग उठाने जा रहा है। ये जो आप उपेंद्र चीजों को बहादुर निकालना अली की चाह रहे बात हैं। होगी। बात को आप नहीं आप समझ नो रहे। टेक्निकल बात, अगर आप अगर टेक्निकल अगर बता रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कोई उसको सवाल ही issue नहीं होता। बनाया, राजनाथ सिंह नहीं, को नहीं, प्रेस वो की बात- जब राजनाथ आप सिंह प्रेस की बात कर रहे हैं। नहीं, राजनाथ सिंह प्रेस की बात कर रहे हैं, तो साल क्या आप मेरी बात पता नहीं क्या कर रहे हैं आप मेरी कि बात आपने सुन रहे बड़ी हैं। बात भूल कर आप दी। मेरी कौन सी बात बात आप बताने आप जा रहे मेरी हैं? बात सुन नहीं, रहे कौन सी बात आप हैं। बता सुन रहे क्या हैं? रहे हैं मेरी नहीं, बात? आप बता- मैं ये बात कह क्या रहा हूँ है? कि कश्मीर को भारत कभी भी बायलेटरल है। हाँ तो मैं- वो तो मैं क्या दूसरी बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है साल के पूरे यूनाइटेड नेशंस में आप उठाएगा समझ नहीं रहे। मैं आपको बात कर रहा हूँ, उठाता तो उठाए लेकिन आपका वो आपका मुद्दा उठाएंगे लेकिन नहीं उठाएंगे। मैं आप बायलेटर में द्विपक्षीय होता अरे मैं सार की मीटिंग की बात नहीं कर रहा, सार मैं प्रेस की बात कर रहा हूँ। तो मैं आप सुनते भी कम है क्या? नहीं, आप सुनते भी कम है क्या? अरे भाई आप नहीं सुनते, आप नहीं सुनते, आप सुनते कम आप है। सुनते ही नहीं। नहीं, आप सुनते आप कम है। मेरी बात पूरी करने के पहले आपने बोले। कहा कि मैंने आपकी आपने बात बड़ा कहा। हिस्सा मैंने बताया कि sentence भारत पूरा नहीं नहीं किया, बनाएगा। बोलने लगा। पता नहीं कौन से एजेंडे पे चलते हैं आप यहाँ। आप एक मेरा एक सेंटेंस को पूरा किए बिना आपने बोलना शुरू कर दिया। सिर्फ आप चले, नहीं चले, कहा। चले। मैंने दास साहब की बात बोलिए, कही, बोलिए, दास बोलिए। साहब भी बोले कि ये उठाएंगे उठाएंगे कैसे चले, उठाएंगे? चले, नहीं कहा आपका जा रहा। कश्मीर का इशू मैं अभी बात नहीं बोल रहा चले, हूँ। चले, उन्होंने क्या कहा? बात- बात- मेरे नाम लिया। दोनों का मैंने नाम लिया। मैंने कहा, आप आप गलत दोनों कह इस रहे बात को कंफ्यूज आप कर रहे हैं। सुनते कम हैं। आप समझते नहीं है। नहीं, आप ही को सारी समझ है। चले, आप सुन लीजिए, आप समझ लीजिए, दोनों लोग। क्या सुनाएंगे आप? समझने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, सब सुन लिया आप हमने सुन- आप। आप कहाँ सुनते हैं? आप हमने- पता नहीं हमने bilateral बोला ही नहीं, बता आपने रहे सुना हैं कि कहाँ? भारत bilateral नहीं आपने बनाएगा। हमको बोलने ही नहीं दिया। उससे चलिए, पहले चलिए, आपने बोलिए, सुनने बोलिए, दिया। बोलिए, संक्षेप में, जब हम संक्षेप में। बोल दें उसके बाद आप सुनिएगा नहीं। अगला मैं कह रहा हूँ कोई भी कश्मीर है जो बायलेटरल इशू है, इसको अगर वहाँ उठाता है मल्टीलेटरल इशू में तो ये बेवकूफी होगी। कौन कह रहा है उठा रहा है? लेकिन ये सवाल किसने आतंकवाद पूछा? का मुद्दा तो नहीं, उठता ही इसकी बात ही है। नहीं हो रही। इसी की बात हो रही मैंने है। सेंटेंस कहा आपने कि नहीं कहा, पाकिस्तान- दास साहब ने भी कहा है। सुन नहीं अरे रहा। क्या? मैंने कहा कश्मीर के मामले, बुरहान वाली के मामले पे मीडिया सवाल पूछेगी तो मैं सार की मीटिंग की बात ही नहीं कर रहा। यहाँ पर चर्चा सार की हो रही है। आप मार रहे हैं साहब की चर्चा हो रही है। सार की सही चर्चा सार का हिस्सा है। सार की चर्चा हो रही है। सार में साफे सही था। अरे आप ही सुनते जानिए, हैं। सार की चर्चा चल रही है। कोई सार की चर्चा नहीं हो सार रही। में जा रहे हैं, सार की राजनाथ इशू सिंह, बात सार नहीं हो में रही। क्या होगा? आप हाफिज सईद की रैली की बात चल रही है। हाँ, तो 8 देश की बात क्या कर रहे हैं? अरे क्या भाई, मैं ऐसे कह रहा हूँ करते- हिस्सा लेने उसमें जा रहे हैं, अरे लेकिन देखिए, मीडिया पूछेगा। आप डिप्लोमेसी पता नहीं वैसे कहाँ नहीं कह रहे हैं। चलती है, मैं ये तो नहीं डिप्लोमेसी। कह रहा हूँ चलिए, सार की चलिए, मीटिंग में समाज- बुला रहे समाज हैं। पूछा कोई कि बोल रहा तो वहाँ जाकर पाकिस्तान को पछाड़ देंगे। मैं नहीं बोल रहा। उसको ये जिसने पछाड़ बोला देंगे। उसको बताइए आप। अंदोलन सब बकरे हैं। ये जो बकरे हैं उनको बताइए। चलिए, बात कीजिए। व्यक्तिगत क्या- थोड़ा सा क्या ब्रेक ले रहे हैं, सिस्टम है? थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, भारत में ब्रेक क्या के बाद स्टैंड है? बात भारत करेंगे में- उत्तर प्रदेश की। घटनाचक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक तमाम आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, लेकिन जिस तरीके से बुलंदशहर का मामला सामने आया उस पर अब तमाम तरीके से राजनीति गरमा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सपरिवार जा रही गाड़ी को रोका गया, पुरुषों को बांध दिया गया, माँ और बेटी के साथ बलात्कार करने की जो निंदनीय घटना हुई हो उसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। आज लोकसभा राज्यसभा में भी इस पर सवाल किया गया, कई बार कार्रवाई बाधित हुई। मायावती ने कहा कि इस्तीफा देना चाहिए। क्या कुछ स्थिति है, इस पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले क्या कुछ कहा गया मायावती की तरफ से, वो सुन लेते हैं। माँ बेटी के साथ जो गैंग रेप हुआ है, ये बड़ी दुखद घटना है। इस घटना की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, लेकिन इस घटना से क्योंकि बुलंदशहर बिल्कुल कोई ज्यादा दूर नहीं था, शहर से 2 किलोमीटर के फासले पर ये घटना घटी है, तो इस घटना से ये साफ जाहिर हो गया, स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। और कल की घटना को लेकर खास तौर से, वैसे तो जब से उत्तर प्रदेश में सपा के नेतृत्व में सरकार बनी है तो वहाँ हर प्रकार का क्राइम बढ़ा है, लेकिन ये जो बुलंदशहर की घटना घटी है इसने उत्तर प्रदेश की जनता को हिलाकर रख दिया, पूरे देश की जनता को हिलाकर रख दिया है। इसलिए मेरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सलाह के तौर पर यही कहना है कि यदि आपसे उत्तर प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है,
कानून व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है, तो बेहतर यही होगा उत्तर प्रदेश की जनता के हित में कि इनको मुख्यमंत्री के पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इसका जवाब भी दिया गया रामगोपाल यादव की तरफ से, वो भी सुन लीजिए। निस्संदेह रूप से बहुत ही दुखद है, लेकिन 12 घंटे के अंदर उस घटना को वर्कआउट करना और असली मुलजिमों में से 3 को गिरफ्तार कर लेना और कांस्टेबल से लेके एसएसपी तक को सस्पेंड किया जाना, ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो किसी भी मामले में आज तक नहीं हुई किसी राज्य में। मायावती जी तो इस्तीफा जाने कब से मांग रही हैं। अब मायावती केवल इस्तीफा मांगना रह गया, आने वाले चुनाव के बाद भी ये इस्तीफा ही मांगा करेंगे और कुछ नहीं। आई है वो भी सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। अब इस पर तो कोई संदेह ही नहीं है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, कि जहां पर पुलिस और प्रशासन इस कदर संवेदनहीन हो चुका है कि 1.5-2 घंटे तक किसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और इलाके की पुलिस सो रही है, उसको कोई खबर ही नहीं है। और उसके बाद पीड़ित पक्ष कई बार प्रयास कर रहा है कि वो पुलिस से संपर्क करे, अपनी बात कहने के लिए जा रहा है, और पुलिस की तरफ से जैसा उनको एक रवैया मिलना चाहिए, जैसा एक सहयोग मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो अपने आप में इस बात को साबित करता है कि पुलिस में, प्रशासन में संवेदनहीनता है। और सवाल ये है कि पहले तो कहा जाता था कि महिलाएं अकेले चलेंगी या रात के समय चलेंगी, ऑड आवर्स पे चलेंगी तो सुरक्षित नहीं रहेंगी, लेकिन अभी तो ये इंसिडेंट हमारी आत्मा को झकझोर कर रख देता है कि अब तो परिवार के पुरुषों के साथ भी महिलाएं चल रही हैं तो भी वो सुरक्षित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं क्या करें, कहाँ जाएं? चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल यही पूछते हैं कि क्या वाकई में अखिलेश यादव कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं? एक के बाद एक तमाम घटनाएं घट रही हैं, चाहे मथुरा का मामला हो, कैराना का मामला हो, लगातार हो रही हत्या का मामला हो, बलात्कार का मामला हो। उपेंद्र जी, पहली टिप्पणी आपसे, समय इस विषय के लिए कम है तो बहुत छोटी छोटी टिप्पणी आप सभी से निवेदन है कि रखें। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में या बिहार में या दिल्ली में भी देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और बहुत ही चिंताजनक है। तो इसके बारे में तो हमें लगता है कि जितना भी इसकी निंदा की जाए कम है। खास करके बुलंदशहर के मामले में, कि चूँकि सिटी से बहुत नज़दीकी इलाके में हुआ, 2 किलोमीटर, मायावती कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर के अंदर ही ये मामला हो गया। तो ये पुलिस का डर नहीं है वहाँ। एसएसपी को भले सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन क्या उसके बाद वो मैसेज जा रहा है? हमें याद रहा है कि जब शेरशाह भी इसी इलाके में थे, तो उनका हमारे पास समय नहीं है कि उन्होंने क्या तरीका अपनाया था इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। रॉबरी के लिए बहुत समस्या रही है, जो हाईवे रही है वह सैकड़ों साल से हमारे लिए समस्या रही है। तो रॉबरी के साथ साथ रेप की घटना घटी। तो इसमें जो पुलिस का जो रौब होना चाहिए, डर होना चाहिए, वो डर की कमी रहती है तो इस तरह की घटनाएं घटती है। तो ये उन्होंने जो इतने सारे सस्पेंशन किए हैं, क्या इससे ये देखना पड़ेगा, उनको जवाब देना होगा कि क्या पुलिस में चुस्ती आ गई है पूरे राज्य भर में? क्या जो दूसरे एसएसपी दूसरे जिला के हैं कोई बहुत चुस्त दुरुस्त हो गए हैं या बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं? और क्या उसके कारण जो क्रिमिनल्स हैं उनमें डर व्याप्त हुआ कि नहीं? तो मेरा मानना है कि पहले पुलिस को क्यों नहीं, पुलिस भी चाहे तो इस तरह के क्रिमिनलों को पकड़ सकती है। वो डिकॉय करके किसी को राहगीर बना करके उसको पकड़ सकती है, उस पर ट्रैप में ला सकती है। तो ट्रैप में लाने की घटनाएं क्यों नहीं घट रही है? तो अखिलेश यादव को कोशिश करनी चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस अभियान चलाए जिसमें इस तरह के अपराधियों को कैसे ट्रैप किया जाए, ट्रैप करके उसको गिरफ्तार करके। पुष्पेंद्र जी, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर के और इसका असर चुनाव पे कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में अखिलेश यादव कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं? देखिए, मैं इसको एक चीज से अलग हटता हूँ। आप ये देखें कि आज हमारे यहाँ रेप की खबर जो है वो जीवन का एक हिस्सा बन गई है। आप टेलीविजन हो, अखबार हो, और रेप कार में हो रहा है, होटल में हो रहा है, सड़क पे हो रहा है, बस में हो रहा है, मदरसे में हो रहा है, सामूहिक हो रहा है, हवेली में हो रहा है। कोई जगह ऐसी नहीं बची कि जहां रेप की अलग अलग भीभत्स तस्वीरें आपके सामने किसी न किसी कारणों से आती हैं। ये अलग बात होती है कि कहीं बीजेपी के राज में हो गया तो कांग्रेस सवाल उठा देती है, कांग्रेस के राज में हो गया तो वो कहते हैं देखिए साहब आपके यहां भी हो रहा है। तो रेप को अगर आप राजनीतिक तौर पे अगर बहस करेंगे तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। ये एक सामाजिक समस्या
समस्या है। ये वैसे ही है जैसे आपने दलितों के मामले में रोज कहीं ना कहीं कोई घटना घटती है, अगर वो बीजेपी के उसमें घट जाती है तो साहब ये दलित विरोधी हैं, ये ब्राह्मणवादी हैं, कहीं और घट जाती है तो फिर उस पर मुंह बंद हो जाता है। ये वो समस्याएं है ये जो बगैर समाज की मदद के नहीं हल हो सकता है, समाज की इसमें भागीदारी नहीं है। हमने ये कह दिया है कि पुलिस का ये काम है। अब जो दो लोग कार में जा रहे हैं उनको किस पुलिस को पता चलेगा कि कार में बैठे कब रेप कर देंगे, ये बस में बैठे हुए लोग कब रेप कर देंगे। तो ये रेप की जो मानसिकता है, जो बात उपेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारे देश में कानून जरूर बने हैं लेकिन कानून का डर नहीं है किसी को, और जो पकड़े भी जाते हैं उनकी बरसा बरस चीजें चलती हैं, लोग छूट जाते हैं और वो राजनीतिक मुद्दा बनता है, फिर बात आगे बढ़ जाती है। तो रेप के बारे में अभी जो एक राजा नाम के एक एमएलए हैं, उनका जो बयान आया है, दलितों की पिटाई के बारे में जो उनका बयान आया है, वो समाज की दिशा को दिखलाता है। मैं समझता हूं कि जो लोग गोरक्षा के अंदर जितनी तेजी से तुरंत फौरन तरीके से ट्रक पकड़ लेते हैं और जो गो हत्या करने वाले होते हैं उनको सजाए वहीं पे सजा भी दे देते हैं, अगर ऐसे विजिलेंट ग्रुप इस देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बन जाएं और उसी समाज में से निकल के लोग पकड़ें और उनको सजा दें या मारे या पीटे, तो समाज की सैंक्शन भी होगी, पुलिस का हाथ भी बटेगा, लेकिन पुलिस सिर्फ रेप रोक देगी ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि पुलिस जो है हर चप्पे पे खड़े होकर नहीं पता कि कौन मर्द कब किस वक्त क्या करने वाला है, उसकी साइकोलॉजी में घुसा हुआ है। हमारे यहाँ पुलिस जो है भैंसों को ढूंढने में लगी हुई है, किसी के पैर दबाने में लगी हुई है, किसी के जूते की पॉलिश करने में लगी हुई है, किसी साहब की घर में मैडम के यहाँ सब्जी पहुंचाने में लगी हुई है, कपड़े प्रेस कराने में लगी हुई है। दिल्ली के अंदर जितने भी थाने हैं उसमें आपको पता है कि जो स्वीपर की ड्यूटी करता है पुलिस वाला, वो 90% थाने में होता ही नहीं है, वो डीएसपी साहब के घर के ऊपर जो है उनकी मेम साहब के घर के काम कर रहा होता है, बच्चों को लाना है, छोड़ने जाना है। पुलिस की कमी है, व्यवस्था की कमी है, पुलिस रिफॉर्म नहीं है, ऐसे में ये भी हो रहा है, उस वजह से ये समस्याएं बढ़ रही हैं। नीता जी नहीं, ये बात से मैं आपके सहमत हूं कि समाज में भी एक जो मानसिकता है वो बहुत ही गंदी हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ आपने अभी कहा कि पुलिस अपने कार्य ना करके दूसरे कर रही है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से पुलिस वाले अपनी खुशामद करवा रहे हैं, अपनी बजाय इसके जो कार्य उन्हें सौंपा गया है। अच्छा, आपको याद होगा विपुल जी कि जब एक बार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अखिलेश जी, उनके पिताजी ने एक बार कहा था, जब कुछ ये बलात्कार का किस्सा आया था कि बच्चों से लड़कों से ऐसी गलती हो जाती है, ठीक है। तो देखिए ये जो मानसिकता है ये दर्शाती है कि जो सरकार है सपा की, वो कितने हल्के में इतने बड़े बड़े क्राइम्स को लिया करती है। जब जब ये सरकार आती है तो किस तरह से वहां गुंडागर्दी बढ़ती है, लूटपाट, चोरी, डकैती, लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, बालू माफिया, हर तरह के माफिया वहां पर कूदने लगते हैं और वहां की जो प्रशासन व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है। समय बहुत कम है जी। देखिए, रेप जो घटना घटी बहुत दुखद है, लेकिन मैं 2 पॉइंट पे थोड़ा सा आपको हाईलाइट करता हूँ। एक तो है कि ये जो रेप केस हुई है, ये एक ऐसा वातावरण में हुई है जो जहाँ पुलिस जहाँ पे ये घटी है घटना उसका बहुत करीब थे, 100 मीटर की दूरी हाईवे से बस 10 मीटर। एक तो 100 मीटर की दूरी में पुलिस कैंप था, लेकिन एक पुलिस पेट्रोल जीप भी था वहां पे। यानी ये दिखाता है कि आज उत्तर प्रदेश का पुलिस जो है, यानी प्रशासन जो है, वो कितना नाकाम पुलिस प्रशासन में बदल गया है। और सेकंड है, ये कौन किया, जहां जगह मिली है वहां शराब की बोतल भी है, तमाम सारी चीजें हैं। कौन किया? ये एक नोमैडिक ट्राइब है, बावारिया ग्रुप। यानी ये जो नोमैडिक ट्राइब ऐसा घटना घट रहा है, क्योंकि ये रॉबरी का केस नहीं है, रेप का भी केस है। मतलब ये ट्राइबल जो ये है पॉपुलेशन है, ये इतना यूपी में इतना इग्नोर है। मुझे लगता है ट्राइबल के ऊपर डाल करके बात नहीं बनेगी। ये ग्रुप जो बावरिया ग्रुप है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटपाट के लिए पहली बार मैं सुन रहा हूं वो किसी ने। और एक बात है, मेरा पॉइंट जो है, अब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ कि एनसीआरबी का रिपोर्ट में 2013 एनुअल रिपोर्ट में तकरीबन 24,923 जो है रेप घटना का उसमें उल्लेख किया गया है, लेकिन उसमें से 24,470 was committed by known person, यानी जानकारी व 98% विक्टिम। ये भी एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है कि रेप
एक इतना दुखद घटना है, और सामाजिक विपुल जी बस गाली ये है। कहना बस चाहूंगी समय समाप्त हो गया मैम कि जी। अब बकायदा 1091 हर जगह वहां गोमती नगर में आप चले जाइए, वहां बड़ा बड़ा लिखा है। एडवर्टाइजमेंट्स पे देखिए महिला सुरक्षा को कितना रुपया वहां टैक्स पेयर का खर्च किया जा रहा है। सारी सुरक्षा विज्ञापनों में हो रही है। चलिए बहुत बहुत जी, शुक्रिया, सारी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पिन जी आपका, उपेंद्र जी आपका, भास्कर जी आपका, नीता जी आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल घटना चक्र में इतना ही। आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।